आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन टू डायमेंशंस काफी अच्छा चैप्टर है। मतलब अगर आप नॉर्मली, ये माना जाता है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 3 अगर आप तैयार कर लें तो आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। चैप्टर 2 चूंकि उसी लाइन पे चल रहा था तो बीच में छोड़ना उचित नहीं था, मैंने इसलिए पढ़ाया है। और 2 थोड़ा सा आपको लगा भी होगा कि दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना पढ़ाया अगर आप उतना ही कर लें बस, तो भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। 3 को वैसा ही तैयार करेंगे जैसा पहला चैप्टर तैयार किया। चलिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे पानी कहीं बह रहा है ना, किसी नदी में, किसी छोटा नहर में, तो वो तो 3 डायमेंशन में फ्लो होता है। और हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, ये क्या बात हुई? तो पहले इसको समझते हैं बेटा। सपोज ये मेरे पास एक्स है, वाई है और जेड है। तो ये एक्स वाई प्लेन की जो इक्वेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं Z = 0। ऐसा आपने पढ़ा हो। अब इस प्लेन के पैरेलल दुनिया में जितने भी प्लेन होंगे, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, वो सभी किस तरह से आएंगे? Z = कांस्टेंट। जैसे Z = 1 कौन सा प्लेन होगा? एक्स जो वाई। हाँ बोलिए। एक्स वाई प्लेन वन पे कट करते हुए जा रहा होगा जेड एक्सिस को। हाँ, एक्स वाई में से 1 यूनिट ऊपर को ले लो प्लस में, और कोई ऐसा प्लेन सोच लो ऐसा। अब उतना बढ़िया बनना तो है नहीं है उससे। कुछ ऐसा समझिए जो एक्स वाई प्लेन से 1 यूनिट हाइट पर हो। तो Z = 1, Z = 2, Z = 3, -1, -2। और इंटीजर ही क्यों? कोई भी रियल नंबर। अगर आप Z = C लिख रहे हैं तो C इज अ रियल नंबर। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ढेर सारे, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन अगर हम लें, पूरा स्पेस बनेगा। 3D हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब इट सिंपल मोशन समझो। कभी नहर में पानी बह रहा है और हम ये देख रहे हैं कि एक प्लेन ले लो कोई भी, एक्स वाई प्लेन कोई भी किसी को मान लो, और उसके पैरेलल जो प्लेन है सब में फ्लूइड मोशन एक जैसा ही है। जैसा इस प्लेन में है वैसा ही नीचे वाले प्लेन में भी हो रहा है। अगर ऐसा महसूस होता है तो फिर किसी एक ही प्लेन में पढ़ लो भाई मोशन को। जब सब में एक जैसा ही है तो किसी एक ही प्लेन में बात कर लेते हैं। और अगर उस समय हम पढ़ते हैं तो फिर कहा जाएगा मोशन इन 2 डायमेंशंस। तो इसका मतलब फिर दो ही कंपोनेंट वेरी कर रहे होंगे, एक्स और वाई। जेड कंपोनेंट जितना है उतना ही रहेगा सब में। तो मेरा अपना मानना है, जैसे शांत होकर नदी बहती है जिस समय, आप वहां पर सोच सकते हो कि पानी में अगर आप पैरेलल प्लेन सोचें एक एक करके, एक के नीचे एक, या नीचे से सोचे तो एक के ऊपर एक, तो आप देख ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि पानी का जो मोशन है वो हॉरिजेंटली चल रहा है, एक्स वाई प्लेन किसी में भी ले लें तो वो सब में सिमिलर है। लेकिन बच्चों, अगर बरसात में पहाड़ की जो नदियां होती हैं जिस समय वो फुल फ्लो में चलती हैं, और उस समय पानी ऊपर को भी उछलता है कई बार, वो वाला फ्लूइड मोशन स्टडी नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि वहां किसी प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट जैसा भी कुछ आ जाएगा। हम अभी केवल सरल सा स्टडी कर रहे हैं 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन हमेशा ही आसान होता है स्टडी करना। तो मैं समझा पाया आप लोगों को कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। तो इस बात को लिख देना चाहिए, जब भी किसी ने पूछ दिया कहीं
पूछना तो यहाँ तो क्या है, लेकिन किसने अप्लाइड में दिया कि टू डायमेंशन में टू डायमेंशनल फ्लो कैसे हो सकता है, मोशन तो 3D में होता है फ्लूइड का। तो हम लिखेंगे व्हेन द मोशन ऑफ लिक्विड, नॉर्मली यहाँ पर लिक्विड मोशन पे ही बात कर भी रहे हैं, गैसियस पे ज्यादा चर्चा है नहीं। मोशन ऑफ लिक्विड इज सेम इन ऑल प्लेन्स, इन ऑल प्लेन्स पैरेलल टू अ फिक्स प्लेन, पैरेलल टू अ फिक्स प्लेन। तो एक प्लेन फिक्स कर लो, थ्योरी में तो कोई भी प्लेन हो, लेकिन अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर से एक्स वाई प्लेन, और जेड इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ। जेड इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई प्लेन, उसके उसको फिक्स मान लो, और उसके पैरेलल कोई भी प्लेन लें, तो सब में अगर मोशन सेम है तो फिर हम कह सकते हैं वी से दैट द मोशन इज टू डायमेंशनल, दैट द मोशन इज टू डायमेंशनल। ये हो गया हमारे पास। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यस सर। तो फिर वेलोसिटी हम कह सकते हैं देन, तो वेलोसिटी केवल एक्स वाई का फंक्शन और टाइम का फंक्शन होगी, बस जेड का नहीं होगी। वेलोसिटी टू कैन बी टेकन, ये सब एज्यूम्शन है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, कैन बी टेकन एज फंक्शंस ऑफ ओनली एक्स वाई एंड टी। किसका फंक्शन नहीं लेना, जेड का। जेड कंपोनेंट नहीं लेंगे हम पूरे चैप्टर में, हमने फिक्स मान लिया कि एक्स वाई होगा बस। अब ये तो एक पहला पॉइंट था जो हमने समझा, इसमें दो तीन एज्यूम्शन है। दूसरा पॉइंट हम क्या समझेंगे बच्चों, जब भी हम कहेंगे कि आप एक पॉइंट ले रहे हैं किसी प्लेन में, तो बेसिकली सर आप, हाँ बोलिए। सर अगर फ्लो कंसीडर करेंगे तो सिर्फ एक ही प्लेन में कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि हाँ हाँ अगर बहुत बिल्कुल। सारे प्लेन लेंगे तो वो वेरी कर रहा है जेट। हाँ बेटा, कोई एक प्लेन, उस प्लेन के लिए जेड कांस्टेंट है ना, कोई भी एक प्लेन ले लो, यस सर। उस प्लेन के लिए जेड कांस्टेंट है, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक। अब अगर मैंने ये कहा कि हम किसी प्लेन में पॉइंट ले रहे हैं कहीं पर, तो अब आप समझिएगा प्लीज, ये प्लेन है, मैं इसमें पॉइंट ले रहा हूँ पी। इसका मतलब एक तरह से हर प्लेन में पॉइंट, आप इसके पैरेलल जितने भी प्लेन सोच सकते हैं, पॉइंट यहां भी आएगा। तो एक्चुअल में वो लाइन रही होगी जेड एक्सिस के पैरेलल, हम उसका अपने वाले प्लेन में एक पॉइंट आया होगा, उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं और जो हो रहा होगा एक्चुअल में, वो अंतर समझ में आ रहा है आप लोगों को। कोई जेड एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, हमारे वाले प्लेन में तो उस लाइन का एक ही पॉइंट आएगा ना। तो जब भी हम कहते हैं कि वी आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन दिस प्लेन, तो एक्चुअल में वो पूरी लाइन होगी, उस लाइन का वो वाला पॉइंट ले रहे हैं जहां पर वो जेड एक्सिस काट रहा है हमारे वाले को। अरे भाई, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हम्म, इसको व्हेन वी स्पीक ऑफ पॉइंट्स इन दैट प्लेन, जैसे दैट प्लेन, तो इसका मतलब क्या होता है, वी मीन स्ट्रेट लाइंस
पैरेलल टू एक्सिस ऑफ जेड, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ जेड थ्रू दोज पॉइंट्स, थ्रू दोज पॉइंट्स। देखिए अधिकतर सवाल मैथमेटिकल होते हैं, लोग सोचते नहीं है इतना, लेकिन हाँ कभी अगर पूछ लिया जाए अच्छी बात हो रही है। आप भी जानते हैं कितना पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग ये था। पॉइंट ही है, लेकिन कौन सा पॉइंट, वहां से लाइन जा रही होगी। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं किसी प्लेन में एक कर्व ले लेता हूँ, सपोज आपने ऐसा ही सर्कुलर ले लिया मान लेते हैं, तो इसका मतलब समझिए कि आपके पास पूरा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर चल रहा होगा, आपका प्लेन जहां काट रहा है वो कर्व बन रहा है, कर्व जैसा भी बने, ऐसा भी हो सकता है, तो भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही होगा वो भी, उसका बेस भले ही सर्कुलर ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? किसी भी सर हम प्लेन, एक सर एक प्लेन पे हम एक ही जेड मतलब एट अ टाइम हम एक ही प्लेन ले रहे हैं, तो उसकी हाइट कैसे आएगी, सिलेंड्रिकल कैसे शेप होगा? यूनिट वन ले लेंगे, जहां पर भी एच है वहां वन ले लेंगे। मैं कह रहा हूँ जो कर्व एक्चुअली बना होगा वो बना कैसे होगा, हमारा तो एक ही प्लेन है, हम तो उसी में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा कर्व होगा वो एक्चुअल में एक सिलेंडर का हिस्सा होगा, वर्टिकल सिलेंडर, जो जेड एक्सिस से पैरेलल हो, जिसका जनरेटर जेड एक्सिस से पैरेलल हो, जनरेटर ये एक्सिस की तरह लाइन। तो नेक्स्ट एज्यूमशन ले लीजिएगा, a curve in that plane, curve in that plane is the cylindrical surface, is the cylindrical surface उससे जनरेटर क्या होंगे, जनरेटर मतलब बाउंड्री पर कोई लाइन देखो जो घूम रही होती है, cylindrical surface whose generators are parallel to z axis। तो मैं राइट में बना दे रहा हूँ, सिलेंडर ये है जैसे, तो ये तो एक्सिस हो गई बीचों बीच से, और इसके किनारे पे जो लाइन है मान लो ए बी लाइन है, ये जनरेटर है, क्योंकि ये एक्सिस से आर दूरी पर बनाते हुए घूमेगी तो पूरा सिलेंडर बन जाएगा। क्या इतनी सारी बातें क्लियर हो गई? चौथा, यस सर। आ, अगर किसी कर्व के थ्रू कितना फ्लो हो रहा है फ्लूइड में, अगर उस प्लेन में हम बात करेंगे, तो उसमें सिलेंडर की हाइट को वन ले लेंगे, जो अभी आपने पूछा। तो इस बात को भी लिख लेते हैं, यही एज्यूमशन है, फ्लो अक्रॉस एनी कर्व, फ्लो को हम कहेंगे अब यहाँ पर फ्लक्स। हाँ, वी कॉल, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, द फ्लक्स अक्रॉस द कर्व, फ्लक्स अक्रॉस द कर्व। हम इसको फ्लक्स के नाम से बताएंगे, अब बोलेंगे मतलब। तो ये हुआ, दिस इज द फ्लो अक्रॉस यूनिट लेंथ, लेंथ मतलब हाइट समझो, ऑफ सच ए सिलेंडर। तो जो आप सिलेंडर एज्यूम कर रहे हो उसकी हाइट वन मान लो, तो आपको समझने में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उस प्लेन में ऐसा सोच सकते हो। ये बहुत बेसिक एज्यूम्शन है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है बच्चों। इस बहाने समझ में आया कि हम 3D को 2D में रिड्यूस करके समझ रहे हैं चीजों को। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।
यस सर। तो अब हम लोग एक डेफिनेशन पे काम करते हैं, और उसका नाम है स्ट्रीम फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रीम फंक्शन। और हम इसको साई से दिखाएंगे। तो जो अभी तक वेलोसिटी पोटेंशियल था उसको किससे दिखा रहे थे? फाइव। फाई से। तो अब इसको साई से दिखाएंगे, और ये फाई और साई मिला के अब पूरा वैसा काम करेंगे बाद में। पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लड़नी है इस बार। कॉशी रीमन इक्वेशन से लेके सब कुछ हम इसको डब्लू नाम दे देंगे। और यहाँ से बिल्कुल वैसा काम होगा फिर जैसा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में होता था। तो हमने फाइव पढ़ लिया है, और हमने ये देखा है कि फाइव वेलोसिटी पोटेंशियल तभी एग्जिस्ट करता है जब मोशन कैसा हो? इरोटेशनल। ऐसा कहीं बताया हो? यस सर। अगर मोशन इरोटेशनल है, फाइव तभी एग्जिस्ट करता है। अब हम साई पे बात करेंगे बच्चों, और हम ये देखेंगे कि साई हमेशा एग्जिस्ट करता है, मोशन जैसा भी हो, रोटेशनल हो इरोटेशनल हो, स्ट्रीम फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हम साई पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। हम साई का रोल काम करेंगे। और जब आप फाई और साई के साथ काम करते हैं, और आपकी कॉम्प्लेक्स की समझ और बेहतर हो जाएगी कई चीजों में, देखिएगा। मतलब आप लोग जब वहाँ इस तरह का एनालिटिक फंक्शन रिलेट करते थे, तो आप ये देखते थे कि रियल पार्ट जो है आपके पास, वहाँ यू और वी होते थे। मैं रिकॉल कराता हूँ कि जैसे W इक्वल टू यू प्लस आई वी। बेसिकली यू का मतलब यू ऑफ एक्स वाई, प्लस आई वी का मतलब वी ऑफ एक्स वाई। ठीक हो गया। एनालिटिक होने में आपके पास ये दो फैमिली है, सपोज यू एक्स वाई इक्वल टू सी वन और वी एक्स वाई इक्वल टू सी टू। ये दो कर्व आते थे। तो अगर आपको याद हो, तो ये ऑर्थोगोनल फैमिलीज होती थी। पढ़ा था ऐसा? और यस सर। जिनको कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ाई है तो प्रूफ किया होगा मैंने कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, W इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो जो U वाले कर्व होंगे एक्स वाई वाले, यू एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमेशा ऑर्थोगोनल होंगे। यही प्रॉपर्टी यहाँ भी आएगी। तो फाई और साई ऑर्थोगोनल फैमिलीज होंगी। तो वेलोसिटी पोटेंशियल वाले जो कर्व हैं और जो स्ट्रीम फंक्शन वाले हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ऑर्थोगोनल। तो कॉम्प्लेक्स में जो जो चीजें आते जाएंगी, यहाँ यूज होते रहेंगी प्रैक्टिकल सिचुएशन में। चलिए हम लोग स्ट्रीम फंक्शन पे थोड़ा सा बात कर लें अब। फ्लड्स की बात कर रहे हैं हम। सपोज ये पॉइंट मेरे पास ए है, और मैंने एक सरफेस बनाई, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है। और इस सरफेस का नाम देता हूं मैं A B P। अब ए से पी तक जाने के रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई इधर से मिला लो। मान लो ये ACP और ABP दो आ गए। तो आप भी जानते हैं कि जितना फ्लूइड यहाँ इस सरफेस से आएगा, उतना ही फ्लूइड इस सरफेस से जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है, रेट सेम रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर है। जितना यस ए सर। बी पी सरफेस से इनवर्ड फ्लो होगा पर सेकंड, उतना ही ACP से आउटवर्ड होना चाहिए। अगर कम ज्यादा हो रहा है तो कहीं या तो स्टोर हो रहा है या जनरेट ज्यादा हो जा रहा है फिर। अभी वो हमने पढ़ा ही नहीं है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। हम सोर्स और सिंक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सोर्स का मतलब जहां से कोई चीज डेवलप होती है, तो यहाँ फ्लूइड डेवलप होगा। तो सोर्स तो तब हो सकता है ना, कि जब इनवर्ड फ्लो मान लो पर सेकंड 10 लीटर हो और 15 लीटर निकल रहा हो। तो ये तो तभी हो सकता है भाई जब अंदर कोई एक सोर्स भी हो जहां से फ्लूइड और डेवलप हो रहा है। समझ में आया ये बात? यस सर।
और अगर ऐसा हो कि नहीं, इनवर्ट तो अंदर को तो 15 जा रहा था, बाहर 10 ही निकल रहा है, तो फिर कोई सिंक है अंदर, जैसे किचन में सिंक होता है, वहां से कहीं जा रहा है। अदरवाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो हम यहाँ सोर्स और सिंक का कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन वहां से हमेशा बनता है, और वो आसान होते हैं। अच्छा ये बताइए, फिर इस हिसाब से तो ये हुआ कि ए को पी से मिलाने वाली कोई भी सरफेस होगी तो फ्लूइड फ्लो बराबर ही आएगा। ए बी पी ही जो कुछ और भी लिख दें तो लो, तब भी इस सरफेस से फ्लूइड उतना ही आएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये समझ में आया? यस सर। तो फिर बेटा अगर ए को फिक्स कर दूं मैं, ए को फिक्स कर दें, तो जो फ्लो होगा वो केवल आपका पी पे डिपेंड करेगा, और टाइम पर, कितने देर तक आप बात कर रहे हैं, और पॉइंट पी कहाँ पर है। सरफेस तो इंडिपेंडेंट, सरफेस से इंडिपेंडेंट हो गया कह दे रहे हैं हम कह रहे हैं कोई सरफेस ले लो, जितना इससे आएगा उतना ही जाएगा, सरफेस कैसे ही हो। तो जो स्ट्रीम फंक्शन अगर एक एंड फिक्स कर दिया, तो केवल दूसरा एंड जो पी है उस पर डिपेंड करेगा, भाई पी कितनी दूर ले रहे हो ना आप इसे। एक ने इतनी दूर लिया तो सरफेस इतनी बनेगी। अब वो सीधे ले लो, या ऐसे ले लो, या ऐसे ले लो। दूसरे ने इतनी दूर ले लिया, भाई सरफेस बड़ी है तो फ्लूइड ज्यादा हो जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस सर। तो अगर आपका एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो जो स्ट्रीम फंक्शन है, फ्लो है, कितना फ्लो हो रहा है, वो केवल पॉइंट पी की पोजीशन और टाइम पे डिपेंड करेगा, कितनी देर तक के लिए बात कर रहे हो, बस। और जब सर कोई भी सरफेस ले ले कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर टेढ़ी मेढ़ी भी क्यों ले, आप सीधे मिलाओ फिर ए से पी को, इससे जाने वाला फ्लो देखो, बस हो गया। तो ये बातचीत केवल स्ट्रीम फंक्शन को समझाने के लिए है। मैं थोड़ा सा इस बात को लिख भी दे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं अभी, ये पॉइंट्स आपकी समझ को बढ़ाएंगे। लेट ए बी a fixed point इन द प्लेन ऑफ मोशन। कौन सा प्लेन है जिसमें आप बात कर रहे हैं? हम इन द प्लेन ऑफ मोशन, एंड ए बी पी, शुरू वाला जो लिया था ए सी पी, बी टू कर्व्स, टू कर्व्स इन द प्लेन joining a to an arbitrary point p, to an arbitrary point p, उस पॉइंट को जोड़ जाएंगे। और हम ये मानते हैं कि जो बीच का रीजन है ए बी पी सी ए, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। वी एज्यूम दैट नो फ्लूइड इज क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड। यहाँ डिस्ट्रॉयड का मतलब समझिए कि किसी और रास्ते से निकाल दो आप वहां से, सोर्स या सिंक की बात हो रही है। आप लोग कहेंगे कि डिस्ट्रॉय तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। नो फ्लूइड इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड विद इन द रीजन ए बी पी सी ए, इस रीजन में कोई भी फ्लूइड नहीं। तो फिर जितना आपको एबीपी सरफेस से आ रहा है, उतना ही एसीपी सरफेस से जाएगा, या उल्टा भी ले सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं देन द रेट एट विच लिक्विड फ्लोज
liquid flows into the region, into the region from right, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये इसलिए लिखा रहा हूँ बेटा, ठीक, अगर शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो राइट टू लेफ्ट अक्रॉस ए बी पी इज इक्वल टू द रेट एट विच, जो सब समझा है वही लिखा भी रहा हूँ, एट विच इट फ्लोज आउट, कहाँ से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू हाँ, राइट सॉरी, नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट ही ये जाएगा। होगा थ्रू एसीपी होगा, यस एट सर। विच इट फ्लोज आउट फ्रॉम, एक ही तरफ को लेना हुआ जहां को भी लें, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट थ्रू एसीपी। तो फिर जो मेन लाइन हुई वो ये हुई 10 फ्लड्स मान लेता हूँ, इसको फ्लो को हम फ्लड्स बोलेंगे, फ्लड्स अक्रॉस एसीपी या एबीपी इज इक्वल टू द फ्लड्स अक्रॉस एनी कर्व, टू द फ्लड्स across any curve joining A to P। सही है, सोचिएगा, मतलब की बात यह है बस, A to P। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है बच्चों कि दो पॉइंट अगर आपने प्लेन में ले लिए तो उनको जोड़ने वाला कोई भी कर्व ले लीजिए, फ्लक्स उससे बराबर ही आना है इससे। अगर उसमें भी ए फिक्स हो जाए, इफ ए इज फिक्स्ड देन फ्लक्स डिपेंड्स ऑन पी एंड टाइम। तो ये स्ट्रीम फंक्शन है, दिस फ्लक्स इज कॉल्ड, दिस फ्लक्स इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन। ये काफी आता रहता है, वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन दोनों पर शॉर्ट नोट लिखने को फ्रिक्वेंटली आता रहता है, इसलिए लिखा है स्ट्रीम फंक्शन, और इसको दिखाते हैं साइड से, इतना भी लिख देंगे आप। और ऐसे ही वेलोसिटी पोटेंशियल पे भी अगर जानकारी है ठीक है, नहीं है तो कहीं डाल के गूगल पे पचासों चीजें मिल जाएंगी और आप लिख सकते हैं। तो ये मैं शुरुआत समझा पाया थोड़ा सा आपको कि स्ट्रीम फंक्शन आपके पास क्या होता है। अब हम इसमें निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ साइट, उसको कैलकुलेट करते हैं साइट के टर्म में। बच्चों अभी तक वेलोसिटी आपने फाइव के टर्म में निकाली थी, देखिए इरोटेशनल मोशन में आपने u इक्वल टू माइनस डेल फाइव अपॉन डेल एक्स और v इक्वल टू माइनस डेल फाइव अपॉन डेल वाई किया है। अब हम वेलोसिटी को साइट के टर्म में सीखते हैं, तो हेडिंग डाल सकते हैं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ साइट। तो फिर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, सपोज ये ए है और ये पी है, और इसमें इसकी जो लेंथ है डेल्टा एस ले लेंगे छोटा सा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक ले लेता हूँ, कोई भी छोटा सा डेल्टा एस लिया है आर, दो लाइन का है, लीजिए लेट डेल्टा एस बी एन एलिमेंट ऑफ एन आर्क।
हो सकता है इन जनरल ये सीधी लाइन ना हो, छोटा सा लिया है तो स्ट्रेट मान लिया। फ्लड्स के लिए अगर आपको याद हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते थे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लड्स में भी ऐसा पड़ा था यस सर। कि सरफेस के परपेंडिकुलर, ओनली द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस विल कंट्रीब्यूट टू द फ्लड्स across delta s। तो जो वेलोसिटी डेल्टा एस के अलाउंग चल रही है, डेल्टा एस के पैरेलल चल रही है, उसका कंट्रीब्यूशन जीरो मानेंगे। हाँ, ध्यान रखिएगा, केवल परपेंडिकुलर। इसलिए अगर आप फ्लड्स ले रहे हैं डेल्टा एस, तो इसका मतलब हुआ डेल्टा एस जितना लंबा आर्क लिया इनटू नॉर्मल वेलोसिटी, इनटू नॉर्मल वेलोसिटी। ठीक हो गया। तो बेटा हम ये मानते हैं कि सपोज यहाँ पर फ्लड्स साई है और यहाँ पर साई प्लस डेल्टा साई है। तो जो पी की पोजीशन बदल रही होगी, तो ए पर इतना ले लिया, तो डिफरेंस देखिए डेल्टा एस। हाँ, तो अगर आप ऐसे लेंगे तो फ्लक्स कितना आएगा, साई प्लस डेल्टा साई माइनस साई, ओरिजिनल जो भी ले आप, और फाइनली ए फ्लक्स है यहाँ पर। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, डेल्टा साई। तो आपके पास अब ये पूरा एक्सप्रेशन है, देखिएगा डेल्टा एस इंटू दिस, तो नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस, ये आ जाएगी। और हम इसमें डेल्टा एस को टेंडिंग टू जीरो करेंगे, और नॉर्मल वेलोसिटी ज़्यादा अच्छा है कि डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस कर रहे हैं, तो इसमें डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो कर दो, तो दैट इज कॉल्ड डेल साई अपॉन डेल एस। हम अब इसको यूज करेंगे। नॉर्मल वेलोसिटी किसी भी कंपोनेंट से आएगी तो डेल साई अपॉन वो जो जिस कंपोनेंट के थ्रू है उसकी लंबाई। एक्स एक्सिस से अलोंग हुई तो नीचे एक्स आएगा, वाई एक्सिस से अलोंग हुई तो वाई आएगा। ये इन जनरल। क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई हो, दिक्कत कर रही हो? नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब इसमें 650 में जुड़ते हैं हम लोग, और मैं यू और वी में वेलोसिटी कंपोनेंट निकालता हूँ, फिर काफी आसान होता जाएगा। चीजें मैथमेटिकल आ जाएंगी, आपके लिए ज्यादा नहीं सोचना।